कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी अपने रूम में आई, लेकिन उसे अपने अंदर की बेचैनी और घबराहट कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो सर झटक कर अपने काम में लग गई। लखनऊ में अगस्त अपने घर आ चुका था। घर और घर वालों को देखकर लग रहा था कि दिवाली की पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी है। अनामिका उसके रूम में आते हुए बोली, अगस्त से बेटा तुम कहीं जा रहे हो? कम से कम आज तो तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। आज परिधि भी आ रही है शाम को और भाई साहब भी। अगस्त से बोला, मॉम आ जाऊंगा शाम तक, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अगस्त से बोला, मॉम आ जाऊंगा शाम तक, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और पेशेंट के लिए और बीमारी के लिए कोई होली दिवाली और कोई दशहरा नहीं होता है। वो जिस दिन ठीक हो जाते हैं उनका दिवाली उसी दिन शुरू हो जाता है। अनामिका बोली, अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, शाम को पूजा से पहले आ जाना, इसके लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगस्त बोला, आ जाऊंगा, बाय बोलकर बाहर निकल गया। अनामिका हॉल में आई तो अगस्त से जा चुका था। अधिराज जी बोले, आज भी आपके बेटे को छुट्टी नहीं मिल सकती है ना? मतलब फेस्टिवल भी उसका हॉस्पिटल में ही बीतने वाला है। अनामिका बोली, आ जाएगा शाम को पूजा से पहले, अब आप नाश्ता कीजिए। अब आपकी सारी बात तो मान रहा है, अब क्या चाहते हैं? अपना पैशन भी फॉलो ना करे। अधिराज अनामिका से बोले, मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ जो उसका भला नहीं चाहता। और विश्वास कीजिए परिधि इस घर के लिए बेस्ट है, और हम सब भी तो जानते हैं उसे, वो कितना केयर करती है अगस्त की। अनामिका बोली, लेकिन अगस्त से उससे प्यार नहीं करता है, ये उसके लिए सिर्फ समझौते की शादी होगी। अधिराज बोले, तो जिससे वो प्यार करता है क्या वो लड़की हमारे घर परिवार के लिए सही होगी? कभी नहीं। और जो हमारे घर के लिए नहीं सही वो अगस्त के लिए मेरी पसंद कभी नहीं हो सकती। ये बात भी आप जानती हैं, इसलिए अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। अनामिका अब कुछ नहीं बोली और वहां से उठकर पूजा घर में आ गई। अगस्त से आज दिन भर हॉस्पिटल में बिजी था। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त या तो हॉस्पिटल में निकाल देता या फिर अकेले रहकर। बाकी दुनिया से अब जैसे उसे कुछ खास मतलब नहीं था। रात को 8 बजे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी तक ना तो वो आया और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। रिसेप्शन से पता चला वो इस समय ऑपरेशन थिएटर में है, कोई एक्सीडेंट केस आ गया। अधिराज बोले, देखा आपने, मुझे पता था वो नहीं आने वाला, हम लोग ही बेवकूफ़ हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अनामिका बोली, शांत हो जाइए, इमरजेंसी आ गया होगा तो क्या करेगा? और उसकी सबसे बड़ी पूजा किसी की जान बचाना ही तो है। अधिराज बोले, बस आप बातों में ही मुझे बहला दिया कीजिए, बोलकर बाहर हॉल में आ गए। इधर प्रयागराज में शाम को सब लोग सानवी के घर पहुंच चुके थे। आज देखने में लग रहा था सच में उसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। वो लोग भी आकर उससे हालचाल पूछ रहे थे। ताऊ जी के तेवर भी कुछ अलग ही कहानी कह रहे थे। वो सबसे हंस हंस कर बात कर रहे थे। नेहा सानवी को ढूंढते हुए उसके पास आई। आज सानवी ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। नेहा बोली, वाह क्या बात है मैडम, आज आप पहचान में नहीं आ रही है या फुलझड़ी बनकर घूम रही हो? सानवी बोली, कुछ भी बकवास मत कर, मम्मी और दादी की मेहरबानी है। मेरा फेवरेट जींस उतरवा कर ये फालतू का पहना दिया है, जैसे आज मेरी शादी होने वाली है। नेहा बोली, कोई नहीं यार, अच्छी लग रही है। वैसे कुछ भी बोल, आज चमक तो है तेरे चेहरे पर। वैसे क्या पता आज किसी खास से मुलाकात हो जाए। सानवी बोली, मुझे भी यही लग रहा है। नेहा बोली, वैसे आज ताऊ जी और ताई जी, चाचा चाची सब लोग यहाँ, कुछ खास बात है क्या? सानवी बोली, मैं भी यही सोच रही थी, समझ नहीं आया, तुझे पता चल जाए तो बता देना। वैसे तेरा वो चिलगोजर कहाँ है जो तू यहाँ वहाँ भटक रही है? नेहा बोली, किसकी बात कर रही है? फिर उसे घूरते हुए बोली, कुछ तो अच्छा नाम दिया होता, ये कौन सा नाम है यार? सानवी बोली, तुझे नहीं पसंद तो तू दीमक भी बोल सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलने वाली हूँ, क्योंकि उसे तुझे छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की भर भर कर चिंता रहती है। नेहा बोली, आने को बोल रहा था फैमिली के साथ यहीं पर, कुछ देर में आ जाएगा, मिल लेना। सानवी बोली, मजाक कर रही है? नेहा बोली, बिल्कुल नहीं, और सामने देख आ भी गया, काफी लंबा जीने वाला है, मुझे मार कर ही मरेगा। सानवी ने देखा रजत, ऋचा, कुणाल और रजत की पूरी फैमिली दादी, ताऊ जी और ताई जी से बात कर रही हैं। सानवी बोली, क्या है यार, इन लोगों को किसने बुलाया? नेहा बोली, क्यों, तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है जो ऐसा बोल रही है? सानवी बोली, कुछ नहीं, चल। सब लोगों ने मिलकर कुछ देर में पूजा किया। उसके बाद सब बाहर में ही बैठे अपने में बातें कर रहे थे।
कि 3 गाड़ियां आकर गेट के बाहर रुकी। कुछ वीआईपी लोग उतरे और आगे आए तो ताऊ जी फूफा जी ने काफ़ी अच्छे से उन लोगों का वेलकम किया। सानवी शीतल जी को देखते हुए बोली, मम्मी ये वीआईपी गेस्ट कौन है? शीतल जी बोली, तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे ताऊ जी ने बताया है अभी कुछ देर पहले। सानवी बोली, मुझसे मिलने वीआईपी? अब तो सच में खुद पर घमंड करने का मन कर रहा है। अभी तो 3 दिन में ही इतने वीआईपी से मिल लिया, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है, जाने कितने लोगों से अभी और मिलना होगा। कुछ देर में आवाज़ आई, सानवी। शीतल जी बोली, आओ बेटा, ताऊ जी बुला रहे हैं। सानवी अब उठकर ताऊ जी के पास आई तो ताऊ जी सामने हाथ करते हुए बोले, इनसे मिलो, ये हैं विधायक मोहन सिंह और ये उनके बेटे विनायक सिंह। मोहन सिंह को सानवी ने हाथ जोड़ा तो विनायक ने अपना हाथ आगे किया तो सानवी हाथ जोड़ते हुए बोली, हर हर महादेव। विनायक बोला, हर हर महादेव, भविष्य में आगे काम करने का मौका मिले, महादेव से बस यही दुआ है। सानवी बोली, जी बिल्कुल नहीं, कहाँ हम और कहाँ आप, इतने बड़े लोग, और मैं तो फिलहाल में इन सब चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। विनायक बोले, अच्छा मजाक करती हैं आप, वैसे काफ़ी अच्छा स्कोर रहा आपका, देखा मैंने। ताऊ जी बोले, सानवी बेटा जाओ, विनायक को बाकी सबसे भी मिलवा दो। सानवी, जी ताऊ जी बोलकर आगे बढ़ गई। रजत सब कुछ छोड़कर नेहा के पास आते हुए बोला, ये लड़का कौन है जिससे सानवी बात कर रही है? नेहा बेपरवाही से बोली, शायद उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। रजत बोला, मजाक मत करो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम पता करो कौन है, ये मुझे जानना है। नेहा बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा, ताऊ जी ने स्पेशली मिलवाया है उसे, तो कुछ तो खास होगी ना बात उसमें। रजत बोला, यार सानवी ऐसा कैसे कर सकती है? नेहा बोली, और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ज़रा बता सकते हो? और भूलो मत, अगस्त से भी सगाई कर रहा है 4 दिन बाद, तो बोलने से पहले अपना देखो, और तुम फिर से उन दोनों को हमारे बीच क्यों ला रहे हो? रजत बोला, अच्छा सॉरी, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन। नेहा बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। विनायक सानवी से बात करते हुए दूसरे साइड आ गया, दोनों बस फॉर्मल बातें ही कर रहे थे। विनायक बोला, वैसे ताऊ जी ने बताया आपके बारे में? सानवी बोली, पक्का कोई झूठ ही बोला होगा। विनायक बोला, बिल्कुल नहीं, अब मुझे आपसे मिलने के बाद पूरा यकीन हो गया, उन्होंने जो भी बोला सच ही बोला था। सानवी बोली, वो अच्छा, इतना जल्दी किसी को जज करना मुझे नहीं लगता सही होता है, इसलिए आप आराम से बता सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानने वाली हूँ। विनायक बोला, जी बिल्कुल, उसके लिए आपका नंबर भी होना चाहिए, आखिर बात करूँगा तभी तो कुछ बताऊँगा आपको। सानवी बोली, जी बिल्कुल, लेकिन पहली मुलाकात में मैं नंबर एक्सचेंज नहीं करती, ये बात आपको शायद ताऊ जी ने नहीं बताया होगा। विनायक बोला, चलिए कोई बात नहीं, महादेव ने चाहा तो आगे भी मुलाकात ज़रूर होगी। आदर्श जी आते हुए बोले, अरे बेटा आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चलिए कुछ तो खा लीजिए, बातों का क्या है, वो तो चलता रहेगा। जी अंकल बिल्कुल, चले सानवी? सानवी बोली, बिल्कुल, आप पापा के साथ चलिए, मैं अभी आती हूँ। विनायक, थोड़ा जल्दी आइएगा, इंतज़ार रहेगा। सानवी जी बोलकर गेट पर आई जहाँ उसके नाम का पार्सल था। सानवी ने पार्सल लिया और अंदर आ गई। नेहा उसके पास आते हुए बोली, इसमें क्या है, किसने दिया है? सानवी बोली, पता नहीं यार, नाम नहीं लिखा है, बस मेरा पता है। रिचा बोली, हे हाय सानवी, हैप्पी दिवाली। सानवी बोली, हैप्पी दिवाली, कुछ लिया या ऐसे ही घूम रही हो? फिर नेहा को देखते हुए बोली, नेहा यार कुछ तो खिला पिला। रिचा बोली, अरे नहीं यार, खा लिया, आंटी ने अच्छी खासी खातिरदारी कर दिया, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? सानवी बोली, पता नहीं, खोल कर देखती हूँ। रजत बोला, हाय सानवी, हैप्पी दिवाली। सानवी ने रजत को हैप्पी दिवाली करते सुना तो नेहा को देखने लगी। नेहा ने अपने कंधे उचका दिए। रजत बोला, अच्छा सॉरी पिछली बातों के लिए। सानवी बोली, नेहा ने तुम्हें बताया नहीं मेरे रूल, शायद इसलिए काफ़ी कंफ्यूज हो। रिचा बोली, रूल? कौन से रूल? दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी वाला? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, गलती किया है तो डबल भोगने के लिए, मेरा मानना है अगर सज़ा दिया जाए तो लोग गलतियाँ कम करते हैं। रिचा और रजत दोनों अब सानवी को देखने लगे। सानवी ने गिफ्ट खोला तो उसमें उसका पुराना ब्रेसलेट था। नेहा बोली, ये तो। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो वो चुप हो गई। रिचा बोली, वाह काफ़ी खूबसूरत है यार, ये किसने दिया है? सानवी बोली, ये मेरा ही है, गलती से खो गया था, आज मिल गया। रिचा बोली, वो अच्छा, वैसे किसने दिया था? सानवी बोली, मम्मी ने। आओ तुम लोग बैठो, बैठकर बातें करते हैं। तो सब आकर एक साइड में लगे चेयर पर बैठ गए। सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। रजत नेहा को कब से कुछ इशारा कर रहा था और वो कब से नाना बोले जा रही थी। आदर्श जी बोले, सानू यहाँ आओ बच्चा। सानवी ने नेहा को और बाकी सबको अभी आने को बोल अपने पापा के पास चली गई। रिचा बोली, वैसे ये लड़का काफ़ी स्मार्ट है, कौन है ये? नेहा तुम्हें पता है? नेहा बोली, फिलहाल के लिए तो नहीं।
ऋचा बोली रजत, अगस्त से बात हुई है तुम्हारी? रजत बोला शाम को रिसेप्शन पर किया था, ऑपरेशन थिएटर में था। ऋचा बोली वो अच्छा, चलो ठीक है, वो भी बिजी है। रजत बोला कुणाल सोन पापड़ी खाते हुए बोला वैसे कुछ भी कहो, सोन पापड़ी ही होता है। रजत बोला जैसे तू है। कुणाल बोला चुप कर। ऋचा बोली यार अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ और सामने देखो। रजत बोला ये क्या हो रहा है यार? नेहा गुलाब जामुन खाते हुए बोली जो दिख रहा है वही हो रहा है। रजत बोला वही मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों दिख रहा है? ऋचा बोली ये सही नहीं है। नेहा बोली अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ठाकुर तो गया। रजत बोला लेकिन ये तो शर्मा है। नेहा बोली अरे डायलॉग तो बोलने दो, अब बोल दो अपने अगस्त से, आराम से अपनी सगाई एंजॉय करे। ऋचा बोली मुझे भी यही लग रहा है। कुणाल सामने का पिक लेकर अगस्त को व्हाट्सएप करते हुए बोला भेज दिया मैंने अगस्त को। सबने वो एक साथ बोला व्हाट? ऋचा बोली कुणाल यार सच में तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ भी है या नहीं यार, कुछ तो सोच समझ कर काम किया करो। कुणाल बोला अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो? अरे मैं तो अगस्त को दिखा रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपनी लाइफ में खुश रहे और सानवी अपनी लाइफ में खुश है। कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना दोनों? देखो ऋचा दिख रहा है सबको, और तुम्हें कैसे पता कि सानवी सच में इसी से शादी करेगी? क्या पता बस गेट टुगेदर हो। कुणाल बोला अगर वो हुआ तो भी तो अच्छा ही है, लेकिन मैंने अगस्त की भलाई के लिए ही ये सब किया है कि ये क्या पता वो ये सब देखकर जल्दी से मुंह बांध कर जाए। रजत बोला बस कर यार, और अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सब सुनकर और देखकर। एक तो वो वहाँ परेशान है और सानी का कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। दोनों ने अपने साथ साथ सबकी फीलिंग का मजाक बनाकर रख दिया है। नेहा बोली जब कुछ समझ ना आए तो खाना खाओ और दिमाग को रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। ऋचा ने सर हिलाया और उठकर दूसरी तरफ चली गई। आदर्श जी ने सानवी से सब ठीक होने को पूछा तो उसने हाँ में इशारा किया। कुछ देर बाद विधायक जी और विनायक जल्द ही वापस सबसे मिलने को बोलकर चले गए। सानवी भी अब नेहा के पास अंदर आ गई। आदर्श जी, ताऊ जी और बाकी सब लोग एक साथ बैठकर बाहर ही आपस में बातें करने लगे। रजत को सानवी का कुछ समझ नहीं आया तो कुछ देर बाद अपने पेरेंट्स और ऋचा कुणाल के साथ अपने घर चला गया। नेहा बोली सानवी वो लड़का कौन था? सानवी बोली अरे ऐसे ही था यार, विधायक का बेटा, जानती हो ना, बस आ गया टाइम पास करने। नेहा बोली मतलब? सानवी बोली मतलब टाइम पास यार, तू भी जानती नहीं है क्या ऐसे लड़कों को जो मुझसे पूछ रही है? आज तक तो कभी नॉर्मल लड़की की तरफ देखा भी नहीं होगा और आज अचानक इन्हें मुझ में दिलचस्पी आ गई। साले अनपढ़ जाहिल गंवार। नेहा बोली मतलब तेरे लिए रिश्ता तो नहीं था ना, मतलब कन्फर्म है ना कि उससे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है? सानवी बोली तेरा दिमाग खराब है, मैं और उससे रिश्ता, इलाज करवा वरना कुछ दिन बाद तुझे आगरा जाने की नौबत आ जाएगी। नेहा उसके गले लगते हुए बोली थैंक यू, आज ये तेरा कन्फेशन मेरे लिए दिवाली का बेस्ट गिफ्ट था। सानवी बोली कुछ नहीं हो सकता तेरा, और तेरा वो चिपकू मंगेतर कहाँ गया? भाग गया क्या तुझे छोड़कर? नेहा अब उससे दूर होते हुए बोली बिल्कुल, उसे तुझे उसके साथ देखकर इतना बड़ा शौक लगा कि वो घर भाग गया। सानवी बोली मुझे तो समझ नहीं आता तू उसके साथ रहेगी कैसे, अभी भी टाइम है, इनकार कर सकती है तो कर दे वरना बाद में पछताएगी बेटा, इतना ध्यान रखना, समझ ले। नेहा बोली मेरा छोड़ यार, वो ठीक है, ऐसे ही लाइफ में इंटरटेनमेंट बना रहेगा, 4 बातें मैं उससे सुनाऊंगी और 2 बातें वो मुझसे सुन लेगा, टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा खासा लाइफ में इंटरटेनमेंट बना रहेगा, बाकी हॉस्पिटल में मरीज देखेगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खतरा भी कम ही रहेगा। सानवी बोली वाह क्या बात है मेरी जान, तू कितनी दूर की सोच रही है, मैंने तो कभी इस सब के बारे में सोचा ही नहीं, मन तो कर रहा है बोल उसके गले लगने को हुई तब तक। नेहा उसे दूर करते हुए बोली कुछ भी नहीं कर रहा, सब हमें ही देख रहे हैं, चल यहाँ से। सानवी बोली तो देखने दे, मुझे किसी से क्या मतलब, और चल अभी पटाखे तो हमने जलाए ही नहीं, चल इसी खुशी में हम दोनों मिलकर जलाते हैं। एक काम कर तू बाहर चल, मैं चेंज करके 2 मिनट में आ रही हूँ। नेहा बोली लेकिन? सानवी बोली कोई लेकिन वेकिन नहीं, तू चल मैं आ रही हूँ बोलकर अंदर चली गई। लखनऊ। अगस्त ने टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। सबसे हॉस्पिटल में मिलते मिलते और हैप्पी दिवाली विश करते हुए उसे 10:30 बज गए। अब वो जल्दी से अपना फ़ोन लिया और बाहर आया। ड्राइवर पहले ही बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था तो वो जल्दी से आकर पीछे बैठा और ड्राइवर घर के लिए निकल गया। अगस्त से अब आराम से बैठते हुए अपना फ़ोन ऑन किया तो अनामिका जी के कई सारे मिस कॉल थे, तो अब घर ही जा रहा था इसलिए उन्हें कॉल नहीं किया। परिधि के भी कुछ कॉल थे जिसे उसने इग्नोर किया।
कुणाल के सानवी और विनायक के फोटोज ने उसका ध्यान खींचा। खोल कर देखा तो नीचे कुणाल ने लिखा था मेड फॉर ईच अदर, दिवाली स्पेशल, और नीचे कुछ पटाखे भी डाले हुए थे। अगस्त ने अब फ़ोन ऑफ किया और आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। कुछ देर में घर आया तो अधिराज जी उसे देखते हुए बोले, अगस्त कम से कम आज तो। अगस्त बोला, डैड ज़रूरी था किसी का जान बचाना, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बोलकर अपने रूम में चला गया। परिधि बोली, अंकल मैं देखती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बोलकर उसके पीछे चली गई। अगस्त रूम में आया और जैकेट फ़ोन में रख कर बाथरूम में चला गया। आंखें बंद करके सावर ऑन करते हुए बोला, क्यों क्यों सानवी क्यों? तुम हमेशा मुझे दर्द देने का काम करती हो। जितना मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, कोई ना कोई आकर मेरे दर्द को फिर से कुरेद कर हरा कर जाता है। क्या सच में मोहब्बत का अंजाम यही होता है? सिर्फ दर्द सहना, उसे किसी और का होते हुए देखना? अगर हाँ तो भगवान ने हमारे अंदर फीलिंग ही क्यों डाली? ना फीलिंग दिया होता और ना ही दर्द होता। सच में दिवाली सबको खुशियाँ देता है और ये तुम्हारा दिया हुआ मुझे आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। हैप्पी दिवाली। बाहर से आवाज़ आई, अगस्त तुम ठीक तो हो ना? अगस्त कुछ देर तक शांत रहा, कुछ नहीं बोला। परिधि वापस से बोली, अगस्त तुम ठीक हो? तुम चलो मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो परिधि बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अगस्त बोला, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? बोलते हुए उसने जल्दी से टी शर्ट पहना। अगस्त कुछ दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और हम अभी भी एक दूसरे से इतना कम बात करते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, एक दूसरे को समझने का एक मौका देना चाहिए? अगत्य बोला, देखो परिधि, जो भी है मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ना तो मुझे तुम्हारे में कोई दिलचस्पी है और ना तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना। परिधि बोली, तो तुम शादी ही क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा शादी ही मत करो और ये बात तुम अंकल आंटी को साफ साफ बोल दो। उन्हें भी परेशान करके रखे हुए हो और बाकी सबको भी। यार ये सब कोई मजाक नहीं है। तुमने बोला तो मुझे लगा कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैंने कहीं इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और वैसे भी तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो? जिसे चाहते हो वो मिल जाएगी तुम्हें? मतलब इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए। अगत्य तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगत्य बोला, वो मेरा खुद का डिसीजन है, तुम अपने फैसले के बारे में अगर चाहो तो एक बार और सोच सकती हो। परिधि उसके पास आते हुए बोली, सच में यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एक चांस तो दो, क्या पता हम भी भैया भाभी की तरह बेस्ट कपल बने। अगत्य सिगरेट जलाकर होठों से लगाते हुए बोला, कहाँ मिलता है कोई आपको समझने वाला? जो भी मिलता है कम वक्त समझाकर चला जाता है। परिधि बोली, अगत्य यार तुम मैच्योर इंसान हो, कोई 15 साल के लड़के नहीं जो ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। अगत्य उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, सुन रही हो इसकी धड़कन? नॉर्मल है ना? मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे मेरे आसपास होने से मुझे कुछ फील क्यों नहीं होता? फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, लेकिन उसके आसपास होने से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। ये पागल अपने आप ही पागल हो जाती है, जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगी। फिर भी अगर तुम ये शादी करोगी तो मैं ना नहीं बोलूँगा। आगे जो तुम्हारी मर्जी, बोलकर बाहर आ गया। परिधि भी उसके पीछे बाहर आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सब लोग दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अगत्य से आकर बैठ गया तो परिधि भी उसके बगल में आकर बैठ गई। अनामिका बोली, अगत्य सब ठीक तो है ना बेटा? अगत्य बोला, जी मॉम सब ठीक है। फिर सब लोग खाना खाने लगे। परिधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ बोले या फिर ना बोले। अगर अगत्य ने उसे कभी नहीं अपनाया तो क्या वो पूरी लाइफ उसके साथ ऐसी लाइफ जिएगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है? और ना बोलेगी तो इतने सालों से उसका इंतजार करने का क्या मतलब? अनामिका ने परिधि को इतना सोचते हुए देखा तो बोली, परिधि बेटा सब ठीक है ना? परिधि बोली, जी आंटी जी सब ठीक है, बोलकर अगत्य को देखा जो चुपचाप खाना खा रहा था। तब वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ देर बाद वो सबसे मिलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चली गई। अधिराज बोले, अगत्य कल परिधि के साथ शॉपिंग पर चले जाना और साथ में अपने लिए भी सगाई की शॉपिंग कर लेना। अगत्य बोला, लेकिन डैड। अधिराज बोले, इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ तुमसे, आखिर बाप हूँ। अगत्य उठते हुए बोला, जी डैड चला जाऊँगा मैं, बोलकर अपने रूम में चला गया। अधिराज बोले, क्या करूँ मैं इस लड़के का? सब कुछ जैसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये कौन सी जिद है इसकी? इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर नॉर्मल लाइफ जीने में इसे प्रॉब्लम क्या है?
क्यों ये फालतू का जिद लेकर बैठा हुआ है? आखिर क्या है उस लड़की में जिसके पीछे पागल हुआ है ये? लेकिन अगर अब इसकी यही जिद है तो मेरी भी यही जिद है। वो लड़की ना तो कभी इसकी लाइफ में आएगी और ना तो हमारे घर में, कभी किसी भी हाल में नहीं, चाहे इसलिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक हफ्ते बाद आदर्श बोले, शीतल जल्दी कीजिए वरना लेट हो जाएगा। आपको ये सब कुछ थोड़ा पहले से करना चाहिए था ना, देखिए तो लेट हो गया ना। शीतल किचन से बाहर आते हुए बोली, मुझे पता है कोई लेट नहीं हुआ है, और उन्हें टिफिन का बॉक्स देते हुए बोली, आराम से सब कुछ देखकर सेट करके तभी वापस आइएगा। आदर्श बोले, अब चिंता तो छोड़ दीजिए क्योंकि अब आपकी बेटी नॉर्मल इंसान नहीं है। शीतल जी बोली, पता है उसके पर लग चुके हैं, बस उड़ना बाकी है और घर से बाहर निकलेगी तो उड़ जाएगी। कुछ भी बोलते हैं आप। और फिर जल्दी से मिर्चा सानवी के ऊपर से 7 बार वार कर अंदर ले जाकर जलाते हुए बोली, महादेव रक्षा करना। सानवी बोली, पापा क्यों फोपट बनाते हो यार, हो गई ना बेइज्जती। आदर्श बोले, लेकिन बेटा मैं तो। सानवी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए इज्जत, और मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दादी कुछ पैसे उसके हाथ में रख कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, अपना ख्याल रखना और मेरे मरने पर आ जाना। सानवी बोली, आप इतनी जल्दी ऊपर जाकर क्या करेंगी? अभी दादाजी को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने दीजिए। क्या ऊपर जाकर कबाब में हड्डी बनेंगी? और आपको वहां जाकर उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पड़े रहिए आराम से और सबका खोपड़ी खाइए। दादी बोली, आदर्श बोल दे सुधर जाए ये लड़की वरना। सानवी बोली, दादाजी दूसरी पटा लेंगे, बोल उनके गले लगते हुए बोली, अभी तो आपको मेरे बच्चों को डांटना है तो अपने सेहत का ध्यान रखिए और थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मम्मी को थोड़ा ज़्यादा दौड़ाइए, मोटी होती जा रही हैं। दादी बोली, वो तो ठीक है, अब जल्दी से शादी कर ले, बच्चे ना सही तेरी शादी तो देख कर मरूं। सानवी बोली, बस इतनी छोटी सी बात, तो अगली दिवाली का इंतजार कीजिए। आपको ऊपर भेजने में वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दादी बोली, ये नहीं सुधर सकती है, मैं भी किसके पीछे सर फोड़ रही हूँ। कुछ देर बाद सानवी सबसे मिलकर आदर्श जी के साथ लखनऊ के लिए निकल गई, क्योंकि गलती से उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में ही मिली थी। लखनऊ रावत हाउस में सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अधिराज बोले, अगस्त शादी की डेट कब फिक्स करनी है? अगर तुम बोलो तो 1 महीने के बाद की कर देते हैं। अगस्त से बोले, जी डैड जो आपकी मर्जी, मुझे शादी के 2 दिन पहले बता दीजिएगा, आ जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बोल अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। अधिराज जी बोले, इस लड़के की सगाई हो गई लेकिन सुधार 1% भी नहीं आया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये चाहता क्या है। अनामिका बोली, आप शांत रहिए, सब ठीक है, और आपने ही तो बोला है परिधि उसकी लाइफ में आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या जो ये सब लेकर बैठे हैं? अधिराज अब उठते हुए बोले, थोड़ा समझाइए उसे, लाइफ ऐसे मनमानी करने से बिल्कुल नहीं चलती है, तो ध्यान दे अपने आने वाले फ्यूचर पर। अनामिका जी बोली, मैं बात करूंगी उससे, आप रिलैक्स कीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अधिराज बोले, वो तो वैसे भी बढ़ चुका है, बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद अनुभव भी सबसे मिलकर ऑफिस चला गया। शिवानी बोली, मॉम आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? सगाई करने के बाद तो हालत और भी खराब हो रही है भैया की, उन्हें तो अब खुद का भी ख्याल नहीं है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेंगे, आप समझाइए ना उन्हें। अनामिका बोली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं करूं। अगस्त ऐसा क्यों कर रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। और मुझे लगता है उसके डैड भी अपने हिसाब से सही हैं। सानवी अगस्त को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, फिर भी अगस्त कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और ऊपर से वो और लापरवाह भी हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शिवानी बोली, लेकिन मॉम अगर सानवी। अनामिका बोली, अब उसके नाम से भी गुस्सा आता है, उसकी वजह से आज मेरा बेटा नशे का शिकार हो चुका है। टॉपर होकर भी आज उसकी हालत देखो, कौन कहेगा अगस्त रावत वही गोल्ड मेडलिस्ट अगस्त रावत है। ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता, बकवास होता है सब कुछ, बोलकर अंदर चली गई। नेहा जो पहले ही लखनऊ आ चुकी थी अपने फ्लैट पर, लेकिन सानवी अपने अलाट हुए क्वार्टर जाने वाली थी। नेहा कैफे में बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या सच में अगस्त की सगाई से सानवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोली, क्या हुआ? रजत बोला, सानवी कहाँ है, यहाँ आ गई क्या? नेहा बोली, मैंने उसके पीछे जासूस लगाए हुए हैं ना, जो मुझे उसके एक एक मोमेंट के बारे में खबर है। मतलब हद होती है यार।
रजत बोला अच्छा सॉरी, वो आ जाए तो बता देना यार। नेहा बोली कल न्यूज़ देख लेना, पता चल जाएगा किस एरिया में गई है, अभी फ्रेशर है। रजत बोला अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो। नेहा अब कुछ नहीं बोली और फ़ोन काटते हुए बोली मतलब यहाँ मैं परेशान हूँ और बंदे को अपनी ही पड़ी हुई है, मतलब हद नहीं होती है यार। दोपहर तक सानवी अपने क्वार्टर आ चुकी थी। कुछ देर बाद ही उसने बतौर लखनऊ सिटी एसडीएम का पद ज्वाइन कर लिया, लेकिन ड्यूटी कल से जाना था तो वापस से अपने क्वार्टर आ गई। 4 बड़े बड़े रूम और किचन और आगे एक छोटा सा गार्डन और बाकी सारी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। गाड़ी से लेकर ड्राइवर तक सब कुछ अवेलेबल था। रात को नेहा का फोन आया। नेहा बोली सानवी तू ठीक तो है ना, मतलब सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। सानवी बोली नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू भी आ जा, डिनर साथ में कर लेंगे। नेहा बोली ऋचा को भी तुमसे मिलना था तो क्या मैं उसे भी अपने साथ लेते आऊं। सानवी बोली लेकिन उसे मुझसे क्या काम जो उसे मुझसे मिलना है। नेहा बोली ऐसे ही, शायद तुझे बधाई देना चाहती है। सानवी बोली ठीक है आ जाओ, बोल फोन रख दिया और कल के केस से रिलेटेड फाइल देखने लगी। आदर्श जी बाहर गार्डन में शीतल और सबसे बात कर रहे थे। अगस्त से अपने केबिन में बैठा अपने उंगली में पहना हुआ रिंग घुमाते हुए बोला व्हाट द हेल इज दिस। उसका केबिन नॉक हुआ तो वैसे ही बैठे हुए बोला कम इन। रजत अंदर आते हुए बोला अगस्त ये मेहरा वाले केस तो तुमने अच्छे से स्टडी किया है। अगस्त से बोला क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। रजत बोला यार इनका ऑपरेशन ज़रूरी है लेकिन बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं और अगर तुमने ऑपरेशन किया तो पूरा हॉस्पिटल खतरे में पड़ सकता है, फिर भी तुमने ये केस अपने हाथ में लिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ इतना रिस्की काम तुमने अपने हाथ में क्यों लिया है। और भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, लेकिन तुमने अगर इन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा करियर डूब जाएगा, जेल भी जा सकते हो, ये सब जानते हुए तुम। अगस्त से बोला डॉक्टर का काम होता है मरीजों की जान बचाना और वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। रजत बोला लेकिन यार कुछ तो सोच समझ कर करो, इतना बड़ा रिस्क। अगस्त से बोला हम डॉक्टर अगर रिस्क से डरने लगेंगे तो दूसरे भगवान नहीं कहलाएंगे, तुम जाओ मेरी चिंता मत करो सब ठीक है। रजत बोला तुम सच में ठीक हो तो चलो आज पार्टी करते हैं। अगस्त से बोला जितनी देर तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा उतने में मैं कितनों की जान बचा लूंगा, तुम जाओ, तुम फ्री हो मैं नहीं। रजत बोला अगस्त से यार चल ना, सब जा रहे हैं। अगस्त से बोला ठीक है 10 बजे के बाद खाली रहना, चलेंगे, ठीक है अब जाओ। रजत बोला थैंक यू बोलकर बाहर चला गया। अगस्त से अब वापस से बैठकर सर चेयर से लगा लिया और सोचने लगा। इस समय कुछ भी नहीं है उसके हाथ में और वक्त भी रेत की तरह फिसल रहा है। इस घुटन भरी जिंदगी से अच्छा तो मौत आ जाए, क्या पता कुछ दर्द कम हो जाए। रात को 10 बजे सब लोग बैठकर सानवी के साथ डिनर कर रहे थे। नेहा और ऋचा भी ये सब फॉर्मल बात ही कर रहे थे कि सानवी का फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोली वाट, ठीक है, एरिया इंस्पेक्टर को बोलो देख ले। हंगामा नहीं होना चाहिए, सब कुछ आराम से देख लो। बोलते हुए उसने फ़ोन रख दिया। नेहा बोली सब ठीक है। ये सब चलता रहता है। और तुम्हारी शादी की शॉपिंग हो गई? और अगर नहीं हुई तो कल पापा के साथ जाना, अच्छा अच्छा दिलवा देंगे। नेहा बोली सच में अंकल? आदर्श जी बोले अरे नहीं बेटा, इसे अपनी मम्मी के लिए लेना है तो मुझे फंसा रही है। नेहा बोली तो चलो ना, आप हम दोनों मिलकर अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे, मज़ा आएगा। मैं आपको पूरा लखनऊ दिखाऊंगी और फिर अपने कैफ़े में आराम से डिनर करेंगे। आपको हमारा कैफ़े भी तो दिखाना है। ऋचा बोली हाँ यार मुझे भी चलना है, अगस्त की शादी में पहनने के लिए मुझे भी लहंगा लेना है। सगाई में मैं इतना सिंपल थी ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब सोच लिया शादी में तो भाई मुझे ही दिखना है। अगस्त दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेहा ने देखा सानवी के हाथ खाते खाते रुक गए, फिर 2 मिनट बाद पानी पीते हुए बोली मेरा हो गया, आप सब आराम से खाओ, बोलकर अब बिना वहाँ से बैठे ऊपर छत पर आ गई। नेहा ने ऋचा को दिखा तो ऋचा ने उसे स्माइल पास करते हुए थम्स अप दिखा दिया। कुछ देर बाद ऋचा और नेहा उसे ढूंढते हुए ऊपर टेरिस पर आ गए। नेहा बोली यहाँ से सब कुछ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ना। ऋचा बोली बिल्कुल यार, वैसे सानवी अब मैं चलती हूँ यार, कुणाल भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सानवी बोली बाय, गुड नाइट, आराम से जाना। ऋचा गुड नाइट बोलकर निकल गई। नेहा उसके बराबर में खड़ी होती हुई बोली तुझे क्या लेना है बोल दे, कल मैं तेरे लिए भी लेते आऊँगी। सानवी बोली जहर लेते आना, जिसे खाकर मैं ऊपर जाकर आराम कर सकूं। नेहा बोली क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुझे अभी ऊपर जाना है। सानवी बोली यार तू पकाएगी तो मैं क्या बोलूँगी। नेहा बोली अच्छा ठीक है चल नीचे, अकेले यहाँ क्या कर रही है। सानवी बोली तू चल मैं आ रही हूँ।
नेहा बोली लेकिन। सानवी बोली जा ना यार। नेहा बोली अच्छा ठीक है, वैसे तुझे पता है अगस्त की शादी की डेट? सानवी ने उसे घूरा तो बोली अच्छा नहीं बता रही, वैसे भी तुझसे क्या मतलब, अब जल्दी आ जाना, बोलकर नीचे चली गई। सानवी आंखें बंद करके सर ऊपर करते हुए बोली हे महादेव, मुझे 20 पान मंजूर है, बस मेरी वजह से उसे कुछ ना हो। नेहा ने सीढ़ी से एक नज़र पीछे देखा और खुद से बोली वाह बेटा जी, इतना असर, और अभी ये हाल है तो अगर कल को सच में उसकी शादी हो गई तो? वैसे भी वो जिद लेकर बैठा हुआ है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है झुकने वाला कोई नहीं दिख रहा है, भले ही दोनों खुद को बर्बाद कर लें। हे महादेव, कुछ तो चमत्कार करो। 2 दिन बाद आदर्श जी सानवी को समझाकर चले गए। सानवी अपने केबिन में बैठी थी कि बाहर से हवलदार अंदर आते हुए बोला मे आई कम इन? सानवी बोली आ जाओ। हवलदार आकर उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोला मैम, ये कुछ फाइल्स हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ऊपर से आदेश है हमें ये सारी बिल्डिंग तोड़ने के लिए 1 हफ्ते के अंदर इधर का पूरा एरिया साफ होना चाहिए। सानवी फाइल देखते हुए बोली लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक काम करो आज ही सबके पास नोटिस डाल दो, जिसको भी अपने अपने सामान हटाने हैं हटा ले, वरना फिर हमें अपना काम करना पड़ेगा। हवलदार बाहर चला गया। सानवी का फ़ोन बजा, देखा तो अननोन नंबर था तो काट कर रख दिया और अपना काम करने लगी। फ़ोन वापस बजा, फिर जब 4-5 बार लगातार बजा तो उठाते हुए बोली हेलो सानवी, विनायक बोल रहा हूँ, कहाँ हैं आप? अगर फ्री हैं तो क्या आज डिनर के लिए मिल सकते हैं? वो क्या है ना, मैं किसी सरकारी काम से लखनऊ आया था तो सोचा जब आ ही गया हूँ तो आपसे भी मिल लेता हूँ, और काम तो वैसे भी कर लिया। सानवी बोली अबे चूतिया हो क्या बे, 2 मिनट पहले ही तो बोला, समझ नहीं आया क्या तुमको? वो फाइल वहाँ से हटाओ, जल्दी करो, साले तुम लोगों को समझ तो आता नहीं है, आ जाते हो पता नहीं कहाँ कहाँ से। विनायक बोला हेलो हेलो, सानवी आवाज़ आ रही है, हेलो। 2 मिनट बाद सानवी एक गहरी सांस लेकर हेलो विनायक। विनायक बोला आवाज़ आ रही है? सानवी बोली जी बिल्कुल, वो मैं ऑफिस में हूँ तो वहीं कुछ काम कर रही थी। आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। विनायक बोला जाने दीजिए, लगता है आप बिजी हैं, फिर कभी मिलते हैं, बोलकर फ़ोन रख दिया। हवलदार अंदर आते हुए बोला मैम आप यहाँ किससे बातें कर रही हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सानवी बोली दौरे पड़ते हैं, वही अटैक आया था, आप बताइए जो काम दिया था वो हुआ या अभी भी घूम रहे हैं? हवलदार बोला सॉरी मैम, यहाँ पर साइन कर दीजिए, बोलकर फाइल उसके सामने किया तो सानवी साइन करते हुए बोली सारी पेंडिंग फाइल कल तक यहाँ टेबल पर होनी चाहिए। हवलदार बोला यस मैम, बोलकर बाहर निकल गया। सानवी टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर घुमाते हुए बोली डिनर। फिर सर सीट से लगाया तो फिर से उसका फ़ोन बजा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। 2-3 बार जब लगातार बजा तो उठाते हुए बोली क्या हुआ यार, अभी कॉल क्यों किया है? अभी बिजी हूँ मैं, शाम को बात करते हैं ना। नेहा बोली इम्पॉर्टेंट है, अगस्त की शादी फिक्स्ड हो गई है, 10 दिन बाद 15 नवंबर को। सानवी गुस्से में बोली तो क्या करूँ, सारा काम छोड़ कर नाचूँ? और तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? इंसान है तो एक ना एक दिन शादी तो करेगा ही ना, आखिर हर इंसान की ज़रूरत होती है शादी। और तुम दूसरों को छोड़कर अपनी शादी की तैयारी करो, वरना भूल जाना मैं आने वाली हूँ। जब देखो तब दूसरों पर ही फोकस होता है तुम्हारा, बोलते हुए फ़ोन रख दिया। रजत बोला क्या हुआ? घंटा हुआ। रजत बोला व्हाट? अरे यार कुछ नहीं, 4 बातें मुझे उल्टा ही सुना दिया। उसने बोला करने दो, हर इंसान की ज़रूरत होती है शादी करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऋचा हंसते हुए बोली क्या बात है यार, मतलब इस लड़की ने ना हम सब के प्लान की पूरी बैंड बजाई हुई है, और एक हम लोग हैं जो आखिरी तक की उम्मीद पर जिंदा हैं। रजत उठते हुए बोला वो सीट ऋचा कुड़ाल कहाँ है? ऋचा पिज्जा का स्लाइस उठाते हुए बोली क्यों? रजत बोला जल्दी कर, हॉस्पिटल चल। ऋचा बोली हुआ क्या? वैसे भी मेरे पेशेंट देखने का टाइम 3 बजे है और मुझे लगता है 3 बजने में अभी टाइम है। रजत बोला ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ऋचा बोली यार चल रही हूँ, रुक जाना, खाने भी नहीं दे सकता है क्या? मतलब हद होती है यार। रजत अब बाहर निकलने लगा तो ऋचा भी नेहा को बाय बोलकर उसके पीछे चली गई। दोनों आकर गाड़ी में बैठे तो रजत ड्राइविंग करते हुए बोला यार तुमने एक बार याद क्यों नहीं किया, तुझे पता है ना आज मेहता वाला ऑपरेशन है, और अगर कुछ हुआ तो हमें वहाँ होना ज़रूरी है। अगस्त का वैसे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ऋचा बोली वो सीट यार मुझे सच में कुछ याद नहीं था, सॉरी, तू गाड़ी भगा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, अगस्त सब संभाल लेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होने देगा वो। रजत बोला मैं भी वही सोच रहा हूँ, सब ठीक हो, और गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया।
अगत्य ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर और 10 और स्टाफ के साथ था। आज ये उसके लाइफ का टफेस्ट ऑपरेशन था, जिसे उसे किसी भी हाल में सक्सेस करना था। चाहे कुछ भी करके उसे उस पेशेंट की जान बचाना था। रजत गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो पता चला अगत्य और बाकी कुछ डॉक्टर पिछले 1 घंटे से ऑपरेशन थिएटर में हैं। ऋचा रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक होगा, तू रिलैक्स कर। रजत बोला, मैं भी वही सोच रहा हूँ, सब ठीक हो जाए, नहीं तो अगत्य का करियर खतरे में पड़ सकता है। सानवी फाइल देखते हुए कुछ सोच रही थी कि एक नाम पर जाकर उसकी आंखें पलक झपकाना भूल गई। इस नाम को कैसे भूल सकती है? वो अधिराज रावत, रावत इंडस्ट्री के मालिक। सानवी ने इंटरकॉम बजाया तो हवलदार बक्सी अंदर आकर, जी मैम। सानवी फाइल में नाम पर पेन से मार्क करते हुए बोली, अधिराज रावत के नाम पर लीगल नोटिस भेजो और 24 घंटे का वक्त दो, इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं। और एक टीम तैयार करो जो कल उनके कंस्ट्रक्शन को देखकर अपना आगे का काम कर सके। बक्सी फाइल उठाते हुए बोला, जी मैम, और बाहर चला गया। सानवी उठते हुए बोली, मिस्टर अधिराज रावत, 3 साल का वक्त बीतने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में अब मुझे सिर्फ 3 दिन लगेंगे। उसके बाद जो मज़ा आएगा ना, उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। चलो अब थोड़ा खेला हो जाए आमने सामने का। वैसे मैंने सोचा तो नहीं था तुम्हारे मुंह लगने का, लेकिन कोई नहीं, क्या पता भगवान तुम्हारा उद्धार मेरे हाथों ही चाहता हो। आखिर एक पंडित के हाथों ही तो श्राद्ध पूरा माना जाता है। हॉस्पिटल में 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का लाइट ऑफ हुआ और सब लोग इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का। अगत्य से बाहर निकला तो सब उसे ही देख रहे थे, कुछ लोग डर से तो कुछ लोग उम्मीद से। अगत्य से बोला, आई एम सॉरी। इसके बाद पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रजत सर पर हाथ रखते हुए बोला था मैंने, इसमें रिस्क है, लेकिन 2 मिनट शांति के बाद अगत्य से बोला, सॉरी, लेकिन अभी उन्हें होश आने में 24 घंटे लग जाएंगे, बाकी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रजत जल्दी से उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, साले कमीने, पहले नहीं बोल सकता था? मेहरा की पूरी फैमिली अगत्य के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, बाकी सबने मिलकर उसे ऊपर उठा लिया। अगत्य से बोला, प्लीज़ आप सब नीचे उतारो, इतना भी बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने। आखिर एक डॉक्टर का काम ही यही होता है, पेशेंट की जान बचाना, और मैं बस वही कर रहा था। सब ने उसे नीचे उतार दिया तो ऋचा उसके गले लगते हुए बोली, प्राउड ऑफ यू, तू बेस्ट है यार। अगत्य से बोला, लेकिन अफसोस, देख ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जिसे मैं चाहता हूँ उसे ही नहीं पता। तो भी कोई बात नहीं, बोलकर अपने केबिन में चला गया। ऋचा ने रजत को देखा, फिर दोनों अपने अपने केबिन में चले गए। अगत्य से अपने केबिन में आया और कैप और जैकेट उतार कर बाथरूम में चला गया। रात को 8 बज रहे थे। आज वो शायद कुछ जल्दी ही घर जा रहा था कि अचानक रास्ते में याद आया तो ड्राइवर से गाड़ी गोमती के नीचे उतारने को बोल वहां पर नीचे आकर बेंच पर बैठ गया। कितने दिन बाद वो यहाँ आया था। वहां पर जल रही स्ट्रीट लाइट को देखते हुए न जाने क्यों मन को सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, भाई चाय लेंगे? अगत्य ने देखा तो वही लड़का था जो पहली बार मिला था। अगत्य से बोला, तुम आज भी? छोटू जी बिल्कुल, दिन में पढ़ाई और बाकी टाइम सबको चाय पिलाता हूँ और उन्हें देखकर ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से सीखता हूँ। अगत्य से बोला, सही है बेटा, और सब ठीक है ना? यहाँ पर हर संडे मेडिकल कैंप तो लगता है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटू बोला, नहीं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो होती है उसे डॉक्टर ठीक कर देते हैं। अगत्य से बोला, एक चाय दे दो। छोटू उसे चाय देकर जाने लगा। अगत्य से बोला, अरे पैसा तो ले लो। छोटू बोला, आज फ्री का पिला रहा हूँ, वो दीदी सुबह आई थी, उन्होंने सबको 1 हफ्ते फ्री चाय पिलाने को बोला है, क्योंकि 1 हफ्ते के चाय का पैसा वो दे चुकी हैं। अगत्य से धड़कते दिल से उसे देखते हुए बोला, वो आज आई थी या फिर पहले भी कभी? छोटू बोला, नहीं, 2 दिन पहले ही आई थी, पुलिस में हो गई है ना, काफ़ी जच रही थी वर्दी में। मैंने तो सोच लिया है मुझे भी उनके जैसे पुलिस में जाना है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है वो मेरा पूरा सपोर्ट करेंगी। अगत्य से बोला, छोटू चला गया। अगत्य से खुद से बोला, तुम आ गई और ये बात सबको पता है, बस मुझे छोड़कर। क्या बात है? रात को 10 बज रहे थे। वो घर आया तो हाल में अधिराज और अनुभव में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। ये शायद पहली बार था जिसकी बहस घर पर हो रही थी। अगत्य से बोला, व्हाट हैपेंड, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अनुभव बोला, ये बात तुम डैड से पूछ लो, आखिर ज़रूरत क्या थी इन लीगल कंस्ट्रक्शन करने की? बोलते हुए अंदर चला गया। अगत्य से बोला, क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है ना? अधिराज बोले, कुछ सही करना चाहते हो तो परिधि से मिलो और शादी करके एक अच्छे हस्बैंड बनो। अगत्य से बोला, व्हाट, इसका आपके बिजनेस से क्या लेना देना है?
अधिराज उसे देखते हुए बोले, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और जो कहा है वो करो। 10 दिन बाद शादी का डेट निकला है तो हॉस्पिटल से छुट्टी लो और उसके साथ घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन उसे खुश रखो। अगस्त से बोला, घूमना फिरना मजाक कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये सब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अधिराज बोले, अगस्त से बोला, सॉरी डैड, मैंने इन सब के बारे में पहले ही बोला था, तो आज ये रूल फॉलो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आप जानते हैं, बोलकर अपने रूम में चला गया। अधिराज भी अब गुस्से से बाहर निकल गए। सुबह सुबह अधिराज अपने रूम से निकलते हुए बोले, वाट, इतनी जल्दी कार्रवाई? मैं अभी कमिश्नर से बात करता हूँ, तुम उसे रुकवाओ, किसी भी हाल में मैं मेरे ऑफिस का एक ईंट भी नहीं हिलना चाहिए। अनुभव सोफे से उठते हुए बोला, क्या हुआ डैड? अधिराज, ऑफिस पहुंचकर रोको सब कुछ, तब तक मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। अनुभव बोला, जी मैं देखता हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। अधिराज कमिश्नर को फ़ोन लगाते हुए बाहर निकल गए। अगस्त से कुछ देर बाद बाहर आया तो आज हॉल में कोई नहीं था। अनामिका पीछे से बोली, अगस्त से बेटा नाश्ता तो कर लो, वैसे भी आज तुम्हारे डैड बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। अगस्त से बैठते हुए बोला, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है मॉम, कोई ज़रूरी मीटिंग होगी इसलिए जल्दी चले गए होंगे। अनामिका बोली, अगस्त से तुम्हारे डैड ने तुम्हें आज तक सब कुछ दिया है, यहाँ तक कि इतना बड़ा हॉस्पिटल भी खोल कर दिया, क्या तुम अपने डैड की एक बात नहीं मान सकते? अगस्त से बोला, जिंदगी तो दे रहा हूँ मॉम, अब आप क्या चाहते हो, जान लेना है तो ले लो, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। अनामिका बोली, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि परिधि के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा उसे और तुम्हें भी, आखिर पूरी लाइफ साथ रहना है तो इतना तो कर ही सकते हो। मॉम प्लीज़, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अगस्त ने खाने का प्लेट लगाते हुए कहा। शिवानी आकर न्यूज़ लगाते हुए बोली, मॉम न्यूज़ देखिए, अपने कंपनी का ही आ रहा है। अब अनामिका और अगस्त की नज़र भी सामने टीवी पर पड़ी। सामने एंकर माइक लेकर बोला, तो आप देख सकते हैं ये सब सारा का सारा इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो अब सरकार के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। सिर्फ 4 दिन हुए हैं यहाँ के डीएसपी को अपना पद संभालते हुए, और उन्होंने आते ही सरकार के आदेश और अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। तो आइए इनसे बात करके जानते हैं आखिर क्या कहना है इनका। तो मैम, आपका इन सब कार्रवाइयों पर क्या कहना है? सानवी बोली, देखिए, हम यहाँ अपना पर्सनल दुश्मनी तो निकाल नहीं रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं कि सामने की बिल्डिंग की पूरी छत रोड तक है। कितनी ही बार नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन हर बार ये लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं और फिर उसे रोक देते हैं। लेकिन इस बार ऊपर से सरकार के आदेश हैं तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। एंकर बोला, तो मैम इसका कोई मुआवजा वगैरह भी मिलेगा? सानवी बोली, एक बात बताइए, अगर आप दूसरे के ज़मीन में बिना पूछे घर बनाएंगे तो वो तोड़ने का पैसा तो देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना चाहिए था कि वो ज़मीन दूसरे की है, तो उसकी मर्जी के बिना आप काम करोगे तो लापरवाही तो आपकी हुई ना, तो उसका कैसा पैसा? एंकर बोला, तो मैम, सानवी बोली, एक काम कीजिए, वो वहाँ बक्सी खड़े हैं ना, उनसे पूछिए सवाल। एंकर थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। अनामिका बोली, ये तो सान अगस्त से बिना उसकी पूरी बात सुने उठते हुए बोला, मॉम मुझे लेट हो रहा है। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, तब तक अगस्त से बाहर निकल चुका था। शिवानी बोली, मॉम ये सब क्या हो रहा है, हमारी कंपनी, इसलिए डैड और अनुभव इतना परेशान थे। अनामिका बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं चीज़ें सुलझने की जगह और उलझ न जाए। अधिराज जी को पता चला इसके पीछे सानवी है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, अब तो सोच सोच कर ही दिमाग फट रहा है। शिवानी बोली, और अगस्त भैया, उन्होंने भी तो कुछ नहीं बोला, तो क्या? अनामिका सोफे पर बैठते हुए बोली, प्यार में हारा हुआ इंसान एक जुआरी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और अक्सर उसका दिमाग काम नहीं करता कि वो सामने वाले पर गुस्सा है या नाराज़गी, उसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है उसकी लाइफ में, अब परिधि आ चुकी है। शिवानी अब खुद से बोली, जो भी होने वाला है या जो हो रहा है अच्छा तो बिल्कुल नहीं, फिर भी आप सब बोल रहे हो तो देखते हैं क्या होता है। अगस्त से अब कुछ देर में हॉस्पिटल आ गया। सानवी अपनी टीम के साथ इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अनुभव उसके पास आते हुए बोला, एक सेकेंड मैम, आप प्लीज़ एक बार। सानवी ने पलट कर देखा तो अनुभव को कुछ समझ नहीं आया, क्या बोली? सानवी यहाँ, वो भी वर्दी में? उसने लास्ट टाइम उसे हॉस्पिटल में अगस्त के बीमार होने पर देखा था। सानवी बोली, आप कुछ बोल रहे थे मिस्टर? अनुभव बोला, जी मैं अनुभव रावत, वो आप कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने 24 घंटे तक का हमें मौका दिया, उसके बाद हमें खुद सरकारी ज़मीन से जितना भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है हटा लेंगे। सानवी बोली, लेकिन मेरे पास पहले से ही आर्डर है और आपको पहले ही 24 घंटे का वक्त दिया जा चुका है,
और अब हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ से सब कुछ टूटने के बाद ही हम रुक सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी करना है आराम से कीजिए। अनुभव बोला, प्लीज़ मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और फिर सानवी बोली, सरकारी ज़मीन का इतने साल तक आपने यूज किया है, अब कुछ नुकसान तो आप भी सह लीजिए। बोलते हुए एक साइड हो गई तो अनुभव बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद, हेलो डीएसपी साहिबा, सुना है नई नई आई हुई हैं। सानवी अब अपना गॉगल लगाकर पलटते हुए बोली, गुरूर तो कुर्सी का होता है, ना कि नए पुराने का। अधिराज बोले, कितना चाहती हैं आप 24 घंटे की कीमत? बोलते हुए उसके सामने आ गए। सानवी बोली, कीमत लगाने की पुरानी आदत छूटी नहीं आपकी, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो इतना तो ध्यान रखिए, अपनी कीमत बताने के लिए आपको जेल तक लेकर जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अधिराज बोले, मुझे 24 घंटे चाहिए। सानवी भी उतनी ही अकड़ से बोली, इम्पॉसिबल है। अधिराज बोले, मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सानवी शर्मा से नहीं, डीएसपी सानवी शर्मा से बात कर रहे हैं आप, इतना तो याद रखिए मिस्टर रावत, उम्र का ध्यान है वरना तो। अधिराज अब कुछ नहीं बोले तो सानवी उठते हुए बोली, आगे से आप अपनी गलती दोहराएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, इतना याद रखिएगा। अधिराज आखिरी कोशिश करने के लिए उठते हुए बोले, हर चीज़ की अपनी कीमत होती है और एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे लगता है इसकी भी कोई ना कोई कीमत तो ज़रूर होगी। सानवी बोली, सोचिएगा भी मत, मिट्टी में मिल जाएगा तो आकर बीन लीजिएगा उसकी कीमत, वरना। बोलकर आगे निकल गई। अधिराज भी अब गुस्से से वहाँ से निकल गए और अपने न्यू ऑफिस आकर केबिन में बैठते हुए बोले, बच्ची हो तुम, नादान हो, लेकिन मैं नहीं। अनुभव अंदर आते हुए बोला, डैड क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अधिराज उसे देखते हुए बोले, कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही बहुत कुछ होगा। शादी की सारी तैयारियां होटल रिव्यू में करना और सबको शादी का निमंत्रण अच्छे से भेज दो। लखनऊ का हर वीआईपी को वहां आना है, इतना ध्यान रहे। अनुभव बोला, जी डैड, बोलकर बाहर निकल गया। अधिराज बोले, सानवी शर्मा अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि ये शहर भी मेरा है और यहाँ के लोग भी, लेकिन तुम। अधिराज रावत से उलझने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी सानवी शर्मा, अब तुम देखती जाओ। अधिराज सानवी के खिलाफ कौन सा कदम उठाएंगे? क्या अगत्य की जिंदगी सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी? अधिराज और सानवी के बीच की टक्कर का अंजाम क्या अगत्य भुगतेगा? जब अगत्य को सानवी और अधिराज के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या फैसला होगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।